तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फॉर्मूला लिस्ट जो है अपनी। फॉर्मूला लिस्ट अपन चैप्टर वाइज देख लेते हैं। पहले क्लास 12 के जो भी टॉपिक्स हैं जिनमें से डायरेक्ट आपके सीईटी क्वेश्चंस में फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। देखो फंडा यार ये है, याद रखना कि आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एमएचटी सीईटी के लेवल पे, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। वो ज़्यादा उसमें आईआईटी वाला दिमाग नहीं लगाना है आपको, जेई वाला। उसमें बेसिक दिमाग ये लगाना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आपको गिवन ढंग से लिखने आना चाहिए। जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख लो, और आपको बेसिक जो उसका फॉर्मूला है वो पता है अगर, तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है वैल्यूज़ का और आंसर आ जाएगा। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़ ऑलवेज। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं चैप्टर वाइज आप अपनी एक नोटबुक ले लो, अपना एक सिंपल प्रॉपर पेपर शीट ले लो और नोटबुक ले लो या तो फिर, और ये सारे के सारे लिखते जाओ एक एक फॉर्मूला को, और फिर अपन देखेंगे उसको कैसे एक एक को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट से। ऑफ कोर्स सबसे पहला टॉपिक है अपना सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में बच्चों आपको टेक्निकली देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है ढंग का पूरे चैप्टर में, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं। वीडियो भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है सारे PYQs का, किस तरह से सॉल्व करना है। एक बार वो भी देख लेना रिवीजन के लिए। चाहिए तो हाई स्पीड में उसको फटाफट जाके 2x स्पीड पे भी देख सकते हो टाइम सेव करने के लिए अभी। देखो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम में आप बोलोगे हाँ ये तो सिंपल फॉर्मूला सबको मालूम है, यस। पर अगर हम लोग इसमें देखें सॉलिड स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, अगर यूनिट सेल के हिसाब से हम देख रहे हैं तो वो है Zm अपॉन A क्यूब Na, वेयर नाउ मेंशन दिस सो दैट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी और क्या क्या उसके लिए वो है। ठीक है, तो डेंसिटी D जो है आपकी वो तो डेंसिटी है ऑब्वियसली। ठीक है, Z क्या है आपका, नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन यूनिट सेल है। ठीक है, उसके बाद आपका A जो है वो है एज लेंथ ऑफ क्यूब। अब ये वर्ड्स जो है ये क्वेश्चन में एज इट इज दिए रहेंगे, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में ऐसा पूछा रहेगा कि भाई ये एज लेंथ इतना है, इतने पिकोमीटर है एज लेंथ, इतना उसका नंबर ऑफ एटम्स है, या ये टाइप का वो बॉडी सेंटर है, या फेस सेंटर इस टाइप का क्यूब है, क्यूबिक सेल है। ठीक है, देन यू हैव Na, ऑब्वियसली Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ये तो सबको मालूम ही है। ठीक है, और M क्या है, कैपिटल M आपका मोलार मास है, कैपिटल M आपका मोलार मास है सब्सटेंस का। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आई होप मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, सबको आती है, फिर भी लिख ही देता हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। ये हो गया आपका एक मेन फॉर्मूला जो इस चैप्टर से यूज होता है। दूसरा फंडा इस चैप्टर का ये है, जो फॉर्मूला बेस अगर हम देखें तो मैंने जिन 3 सेल्स के अभी नाम लिए यूनिट सेल्स के, कौन से 3 टाइप के सेल्स हैं। एक सिंपल क्यूब है जिसको हम लोग SCC बोलते हैं, दूसरा आपका बॉडी सेंटर क्यूब है जिसको आप BCC बोलते हो, और तीसरा आपका फेस सेंटर क्यूब है जिसको आप क्या बोलते हो, FCC। ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ज़रा ध्यान देना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने बोला वैल्यू क्या थी Z, ये क्या है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। कौन से यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है वो दिखाना है आपको, वो देखना है, वैल्यू ऑफ Z। फिर हर एक यूनिट सेल का रिलेशन बिटवीन A एंड R, यानी कि उसके एटम का जो रेडियस है वो और उस क्यूब की एज लेंथ जो है A, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। फिर उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये ध्यान से एक बार देख लेना। चलो तो Z की वैल्यू क्या है बच्चों, फॉर सिंपल क्यूब Z की वैल्यू इज 1, फॉर बॉडी सेंटर्ड नंबर ऑफ एटम्स इज 2, फॉर फेस सेंटर्ड इट इज 4। इसका पूरा फॉर्मूला भी है और डेरिवेशन भी है, पर डेरिवेशन ऑब्वियसली आपको CET के लेवल पे कोई नहीं पूछने वाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इस तरह से आप फोकस करोगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है डेरिवेशन वगैरह के लिए अभी आपको। ठीक है,
1, 2 एंड 4, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब। Z की वैल्यू क्या हो गई 1, 2 एंड 4। फिर दूसरा आपका है परसेंटेज पैकिंग। नेक्स्ट क्या आपका परसेंटेज पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि परसेंटेज पैकिंग। कितना है देखो, सिंपल क्यूब में कितना परसेंट पैकिंग होता है, सिर्फ 52% पैकिंग होती है, यानी कि वॉइड स्पेस कितनी होती है 48% होती है बच्चों, है ना। देन यू हैव बॉडी सेंटर क्यूब जिसमें 68% पैकिंग होती है, तो वॉइड स्पेस 32 हो गई। एंड फेस सेंटर क्यूब में 74% पैकिंग होती है, यानी कि खाली जगह वॉइड स्पेस कितनी हो गई 26% हो गई। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एज इट इज आ जाते हैं एमसीक्यू में आपको, है ना। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये रिलेशन यूज होता है। आपको वो ए का वैल्यू देगा और बोलेगा कि भाई आर का वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि एटम का रेडियस फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ए और आर के बीच में रिलेशन, सिंपल क्यूब के लिए ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। बॉडी सेंटर के क्यूब के लिए ए इज इक्वल टू 4/√3r एंड फेस सेंटर क्यूब के लिए ए इज इक्वल टू √8r, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2√2r, ठीक है। √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, डिफाइन कैसे करते हैं अपन कि एक एटम या एक पार्टिकल साइमल्टेनियसली कितने और पार्टिकल से कांटेक्ट में, वो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला अलग होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ ये वाला अलग होता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। इसमें क्या था कि वो कितने पार्टिकल से कांटेक्ट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू फॉर सिंपल क्यूब इट इज 6, फॉर बॉडी सेंटर क्यूब इट इज 8, फॉर फेस सेंटर क्यूब इट इज 12। तो ये टेबल आपको एज इट इज डायरेक्टली याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। तो इस चैप्टर में से ये टेबल पे काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। नेक्स्ट इज रेडियस रेशियो रूल। नाउ रेडियस रेशियो रूल पे टू बी ऑनेस्ट इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्योंकि मोर सो डिलीटेड पार्ट में ज़्यादा चला जाता है वो, बट एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए रेडियस रेशियो रूल का, क्योंकि इससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चलता है और किस टाइप का वॉइड बन रहा है वो भी पता चलता है। तो रेडियस रेशियो रूल का एक छोटा सा ये लिख लेते हैं अपन, एक टेबल। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको पहले 3 जो मैंने लिखवाए, सिर्फ ये फर्स्ट 3 सॉलिड स्टेट में से सिर्फ इतने 3 पता है, तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब ये रेडियस रेशियो रूल क्या बोलता है, चला ये देखो। वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r+ to r-। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए, आप लोगों को याद होगा। मैंने अगेन फिर से बता रहा हूँ, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, वो वीडियो डाला हुआ है, एक बार देख लेना अगर रिवीजन करना है तो। पर r+ और r-, यानी कि कैटायन और एनायन दोनों के आपको रेडियस दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ उनको सिंपली डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों, ठीक है। टाइप ऑफ वॉइड, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज आता है r+ और r- के रेशियो का, तो उससे आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, टाइप ऑफ वॉइड प्रिडिक्ट कर सकते हो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको 4 वैल्यूज याद रखनी है। देयर आर 4 वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट आर द 4 वैल्यूज, लेट्स सी। 0.155 टू 0.225 का अगर रेंज होगा, 0.155 टू 0.225 का अगर रेंज रहेगा, तो ट्राइंगुलर वॉइड है। कैसा वॉइड है, ट्राइंगुलर वॉइड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। इजी टू रिमेंबर, ट्राइंगुलर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर 0.225 से लेके 0.414, ये मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि 0.414 कैसे याद रखना है, कि बेसिकली 1.414 √2 होता है। तो वैसे ये 0.414 आप इजीली याद रख सकते हो। तो ये कैसा, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके वॉइड्स कैसे हैं, टेट्राहेड्रल टाइप के वॉइड है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ट्रायंगुलर के लिए 3 है, टेट्राहेड्रल के लिए 4 है। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देख लेना। 0.414 टू 0.732 टाइप ऑफ वॉइड कैसा है बच्चों, टाइप ऑफ वॉइड है ऑक्टाहेड्रल। अब मैंने बताया 3 के लिए 3, ट्रायंगुलर के लिए 3, टेट्राहेड्रल के लिए 4, बट ऑक्टाहेड्रल के लिए 8 नहीं है, एक्चुअली क्या है 6 है। एंड अगर ग्रेटर दैन 0.732 आता है, क्या आता है, ग्रेटर दैन 0.732, तो वो क्यूबिक वॉइड होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है
8। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपकी स्टेट बोर्ड की अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में NaCl, और इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है सीशियम क्लोराइड, दैट इज CsCl, राइट। एग्जाम्पल्स के साथ में प्लीज ये नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट MCQ में आ जाता है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्लीज डोंट मिस्टेक दिस n नंबर फॉर एवोगैड्रो नंबर, दैट वाज Na। फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2n। कितने होते हैं? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर n पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2n। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ऑब्वियसली n, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हो जाते हैं 3n। मतलब कि अगर 100 पार्टिकल है तो 300 वॉइड्स हो जाएंगे। बस सॉलिड स्टेट में इतने ही आपको टर्म्स और इतने ही फॉर्मूला आपको ढंग से याद रखने हैं प्रॉपर्ली, इसके ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल आएंगे, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपना सेकेंड वाला, फटाफट नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस। अगेन इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। पहला क्या है आपका? n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज ऑलवेज गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछता है कि भाई अमोनिया आपको दिया हुआ है 34 ग्राम और कितना उसमें कितने मोल्स है, तो आप बोलोगे 34 ग्राम, अमोनिया का मोलर मास है 17 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। इस तरह से एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सेकेंड देखो आपका है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, ये कब यूज करना है? जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों की वैल्यूज अगर आपको मास के टर्म्स में दी हुई है, यानी कि दोनों को ग्राम्स के टर्म में दिया हुआ है, तो आप परसेंटेज बाय मास यूज करोगे, राइट। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? इसको अपन डिनोट करते हैं W/W%, ठीक है। ऑब्वियसली डिनोट कैसे करते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है? मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। ये इसको यूज करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब हमने ये चैप्टर सॉल्व किया था, सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो एक बार चेक कर लेना। इसको यूज करने के लिए ट्रिक ये बताई थी हमेशा कि जब भी आपको परसेंटेज बाय मास दिया हो, है ना, व्हेन परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज गिवन, तो आप क्या करेंगे बच्चों? तो आप अज्यूम करेंगे टोटल सॉल्यूशन को 100 ml या 100 ग्राम, है कि नहीं? आप 100 ml या 100 ग्राम के हिसाब से आप अज्यूम करोगे। जैसे एक एग्जांपल हम देखें तो सपोज मैं आपको बोलूँ कि अच्छा आपको 12.5% सोल्यूशन ऑफ NaCl दिया है फॉर एग्जांपल, है ना, और आपको पूछ लिया उसमें से मोलालिटी निकालो या मोलारिटी निकालो या जो भी आपको उसने पूछ लिया कि ये कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? आप अज्यूम कर लोगे कि भाई इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन या इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 12.5 ग्राम जो है वो सॉल्ट है और बाकी बचा हुआ 87.5 ग्राम जो है वो वाटर है। ऐसा मैंने आपको सिखाया, याद है सबको, राइट। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी परसेंटेज बाय मास वाला फंडा आ जाए तो आप 100 अज्यूम करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगा। ये तो ये छोटे छोटे फंडे जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्विकली कि आपको सबका सब एक जगह पे एक साथ याद आ जाए। चलो नेक्स्ट देखें, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेम फंडा, कोई नया कुछ नहीं है इसमें। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V/V का परसेंटेज है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखा जाए तो V/V का परसेंटेज रहेगा, बाकी पूरा फंडा सेम रहेगा उसमें।
डिफरेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ मास यू विल राइट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम आप लिखोगे, बाकी पूरा फंडा सेम, राइट, इंटू 100। देन फोर्थ वाला देखते हैं, अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी एवरग्रीन क्वेश्चंस, आप डेफिनेटली गारंटी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। मोलैलिटी और मोलैरिटी डेफिनेटली आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आगे 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स तक आपका ये यूज होते रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, N2 मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, ये हमेशा मैंने बताया 1 इज फॉर सॉल्वेंट, 2 इज फॉर सोल्यूट। तो मोलैरिटी में हम लोग डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, हमेशा वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा सॉल्यूशन या सिर्फ सॉल्वेंट, हमेशा पूरा का पूरा सॉल्यूशन का रखते हैं इन लीटर या फिर डीएम क्यूब। अगेन यहाँ पर नोट क्या करना है, नोट करने की एक छोटी सी बात है, इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे कन्वर्जन में मिस्टेक करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब विच इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब ऑल्सो, है ना, विच इज इक्वल टू बेसिकली 1000 ml। आपको किसी भी टर्म्स में वो पूछ सकता है, सीएम क्यूब या डीएम क्यूब या मिलीलीटर या लीटर, किसी भी टर्म्स में पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। और इंपॉर्टेंट मैंने बात क्या बताई थी इसके बारे में, कि यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और यही जब मैं मोलैलिटी लिखता था, नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग मोलैलिटी लिखेंगे, ठीक है। तो मोलैलिटी लिखते वक्त हम लोग क्या करते थे, पूरा सॉल्यूशन लेते थे कि सिर्फ सॉल्वेंट, क्या लेते थे बच्चों, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही मास कंसिडर करते थे, हम लोग पूरे सॉल्यूशन का मास कंसिडर नहीं करते वहाँ पे, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगेन इन केजी, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड टर्म्स में चाहिए तो इन किलोग्राम आपको चाहिए। देन यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विथ अ वेरी इजी वन, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अभी मोल फ्रैक्शन में हमने दो देखे थे, x1 और x2। x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट था। तो x1 क्या था, n1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n1 अपॉन n1 प्लस n2। x2 क्या था, n2 अपॉन n1 प्लस n2, अगेन दैट इज सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल। सो देयरफॉर ऐसा बोल सकते थे अपन कि x1 प्लस x2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, एंड दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि हमेशा जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस होगा वो 1 होगा। उसके बाद इस चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, हो तो सबको याद ही है, ऑफकोर्स सबको पता है, बट उसमें सबसे पहला था वेपर प्रेशर, जिसके लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते थे, राइट, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन क्या था बच्चों, जरा समझ लेते हैं। राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन था, राउल्ट्स लॉ के एक्चुअली 2 इक्वेशन थे, राउल्ट्स लॉ को यूज करके हमने 2 इक्वेशन बनाए थे। पहला है बहुत ही सिंपल, P1 इज P1 नॉट x1। इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हमने प्रैक्टिस किए हुए, वेयर अब ये टर्म समझने की जरूरत है, बहुत सारे बच्चों को ये टर्म्स याद नहीं रहते, फॉर्मूला शायद याद रह गया तो टर्म्स गड़बड़ कर देते हो। तो P1 क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल ना, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद। P1 नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन बनने के पहले, है ना। और x1 क्या है, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये तो सबको मालूम है, अभी लिखा ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों, राइट। तो जिस भी टर्म को आप उसके मतलब जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है उसको उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नोटवर्दी बात क्या थी, अगेन आपको मैंने बहुत बार बोला है कि नोट करने जैसी बात क्या है, वेपर प्रेशर ऑलवेज कम होता है कि बढ़ता है, ऑलवेज बिकम्स लोअर, ऑफ कोर्स ऑलवेज बिकम्स लोअर दैन ओरिजिनल सॉल्वेंट,
जो ओरिजिनल सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमेशा कम ही होगा। ठीक है, ये रूल है, क्योंकि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रूल में ये बोला हुआ है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं ऑलवेज बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल सॉल्वेंट। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई वाटर का प्योर फॉर्म में 17 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर था, कितना था, 17 mm Hg था, तो आपको ये तो बात गारंटी से पता है कि उसके अंदर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालूंगा, जैसे सॉल्ट वॉल्ट डाल दिया मैंने, तो वो 17 से तो कम वैल्यू ही आने वाली है। तो आपका आंसर अगर कैलकुलेशन करके 17 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, इतना समझ जाना है ना। तो ये हमने तरीका देख लिया था, कौन सा, वेपर प्रेशर का। अभी वेपर प्रेशर में ये तो था ही, साथ साथ इसका रिलेटिव लोअरिंग भी था, यही हमने राउल्ट्स लॉ से डिराइव करके निकाला था। राउल्ट्स लॉ का ही अप्लाई करके लॉजिक हम लोगों ने निकाला था रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग में कैसे सिखाया था मैंने कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल से कंपेयर किया ना, चेंज अपॉन ओरिजिनल, दैट इज वाई रिलेटिव ये वर्ड था। चेंज अपॉन ओरिजिनल इज W2M1 अपॉन W1 M2। W1 W2 M1 M2 ये क्या थे, ये थे गिवन मास और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ये पता होना चाहिए। ठीक है, W1 सॉल्वेंट का गिवन मास है, W2 सोल्यूट का गिवन मास है, M1 सॉल्वेंट का मोलार मास है और M2 सोल्यूट का मोलार मास है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांसेस है तो वो इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत ही हाई चांसेस है कि आपको ये 4 वैल्यूज दी रहेगी, इतने ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में इतने ग्राम ग्लूकोज डाल दिया फॉर एग्जांपल, ऐसा वो बोल रहा है। दोनों का आपको मोलार मास निकालने आना चाहिए और वो बोलेगा कि भाई कितना इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, ये बताओ। तो यहाँ पर आपको W1 W2 M1 M2 पता है, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये फॉर्मूले मैंने हमेशा आपको बोले कि आप साथ में ही करना, याद होगा सबको। ये बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तब। ठीक है, और ये दोनों को पैरेलली क्यों करने को बोला था, याद करो, अभी फॉर्मूला देखोगे तो याद हो जाएगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, which is basically nothing but KB into small m, that is molality। तो ये भी आपको कई बार पूछता है वो थियोरेटिकल फॉर्म में कि भाई चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन किस पे डिपेंड करता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। और पैरेलली अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला देखूं तो एग्जैक्टली सेम था, पूरा का पूरा फंडा सेम था, सिर्फ इंस्टेड ऑफ KB यहाँ पर KF आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला एक्चुअली कॉपी पेस्ट है। W2 अपॉन M2 इंटू W1 विच इज KF इंटू स्मॉल m, राइट। अब इसमें नोटवर्दी पॉइंट क्या था, तो यहाँ पे भाई डेल्टा TB जो है आपका चेंज जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल है। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा थी, है ना। लेकिन अगर मैं यही डेल्टा TF में लेता तो मेरे को डिफरेंस क्या आता बच्चों, ये आता इनिशियल माइनस फाइनल। बस ये ध्यान में रखना है मुझे, क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली कम हो रहा है ना। ऑल्सो समथिंग दैट वाज वर्थ नोटिंग वाज KB क्या था, तो KB था एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या था KB, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आप बोल सकते थे, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी नाम से जानते थे, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम से जानते हैं,
मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। ये सब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, हमने ये सॉल्व किए हुए हैं बच्चों। के एफ क्या था, ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है ये, क्रायोस्कोप। द वर्ड क्रायोस्कोपी बेसिकली मीन्स फ्रीजिंग, ऑल्सो कॉल्ड मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली कम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट फंडा था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा हो गया वेपर प्रेशर, दैट वाज फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके दो फॉर्मूले थे। फिर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के दो फॉर्मूले हो गए, सेकंड एंड थर्ड। एंड आखिरी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक pressure. What was the term that we used to denote osmotic pressure? Obviously it is pi. Osmotic pressure का क्या था, pi. Pi is equal to CRT. ये कैसे डिराइव किया था मैंने ये भी बताया हुआ आपको, pi v is equal to PV is equal to nRT, इससे डिराइव किया था ये। तो pi v is equal to nRT, और ये n वॉल्यूम को यहाँ लेके गए तो n by v हो गया। n by v is nothing but concentration, that is molarity. That is why pi is equal to CRT, where pi is what? Pi is osmotic pressure, C is concentration. Now which concentration term are we going to check here? Basically मोलालिटी या मोलारिटी, हम लोग हमेशा यहाँ पे ज़्यादा करके मोलारिटी देखेंगे। T क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर है, और R की वैल्यू क्या है बच्चों, R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अभी R की वैल्यू ज़रा नोट कर लेना, आई नो आप सब लोगों को आती है फॉर श्योर, बट रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि आप लोग कई बार थोड़ा सा R के यूनिट्स में गड़बड़ कर देते हो। मुझे नीचे कोई बच्चा ऐसी सिली मिस्टेक करके आए। R की वैल्यूज़ क्या क्या है याद कर लो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ R? इट्स 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और अगर मुझे इसको लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में डालना है तो क्या लिखूंगा, तो इट विल बी 0.082। और अगर मुझे इसको तो और क्या ऑप्शन है मेरे पास जूल के जगह पे, जूल की जगह पे ऑलरेडी ऑप्शन मेरे पास क्या है, ऑब्वियसली कैलोरी का ऑप्शन है। यस, कैलोरी पर मोल केल्विन, एंड देयर इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2.01 समथिंग होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में दी हुई है। प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में दिया है, या मिलीमीटर ऑफ Hg में दिया है, या कैलोरी में दिया है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है। तो प्रेशर और वॉल्यूम जिस टर्म में दी हुई है उसके हिसाब से आपको R की वैल्यू लेनी है। ये बहुत नोटवर्दी चीज़ है, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाएगी। ओके, वैन ऑफ फैक्टर पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। वैन ऑफ फैक्टर पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें से भी पूरा का पूरा डिलीट नहीं किया हुआ है आपके इसमें से, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी हमारे एमसीक्यूज में। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। क्या है इसका फॉर्मूला, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n बार और n डैश माइनस 1। तो ज़रा समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये टर्म्स का मीनिंग क्या है। वेयर I इज इक्वल टू वैन ऑफ फैक्टर फॉर द गिवन सॉल्यूशन। क्या है I, क्या है वैन ऑफ फैक्टर। अभी वैन ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है वो भी बताता हूँ। I क्या है आपका वैन ऑफ फैक्टर है। n डैश क्या है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स है। n डैश क्या है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स है। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ज़रा समझ लेते हैं इसको। सपोज आपको कोई बोले कि NaCl का आपके पास 1.5 मोलार सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये 1.5 मोलार जब डिसोसिएट होएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, तब क्या होगा डिसोसिएट हो जाएगा।
तो इसके 1.5 और इसके 1.5, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है बच्चों। कैसा है ये? आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका अल्फा जो है वो 1 है, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। क्या ये बात सबको पता है? ये क्या होगा? कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो हर एक NaCl से डबल निकलेगा ना, एक NaCl से आपको एक Na और एक Cl, मतलब डबल मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली कितने हो गए आपके? डबल हो गए, यानी कि 3 हो गए। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। करेक्ट बात है। और यही सेम लॉजिक जब भी मेरे को सपोज AlCl3 के लिए लगाने का है, किसके लिए लगाने का है? AlCl3, और ये मेरे पास 0.5 मोलार दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे? ये भी आयोनिक है, AlCl3 एक्चुअली कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, बट अपन ऐसा ट्रीट करते हैं ना इसको, Al3+ और 3Cl-। बोलो हाँ या ना। तो टोटल कितने हो गए? इसके 0.5 मोल्स, और क्लोरीन के कितने हो जाएंगे? 3 × 0.5, यानी कि टोटल 1.5। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? यहाँ पर 2 मोल्स हो गए। यानी जितने पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा N', यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसके ऊपर कई बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके। अच्छा, एक इसमें नोटवर्दी बात ये है, इसमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एसिटिक एसिड, क्या बच्चों? एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH exists in the form of a, कैसे एग्जिस्ट करता है ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसके अगर आपके पास, आप मान लो कि 100 मॉलिक्यूल ऐसा मान के चल रहे हो, तो एक्चुअली वो एसोसिएशन दिखाता है। 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के एक का काम करते हैं। मतलब आप 100 मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली 50 की तरह मान सकते हो ऑब्जर्व नंबर में। बोला हाँ या ना। तो डिसोसिएशन की जगह ये उल्टा कर देता है, ये क्या बना देता है आपको? ये एसोसिएशन बना देता है। तो एसिटिक एसिड में जितने नंबर ऑफ मोल्स है वो एक्चुअली हाफ हो जाते हैं, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना फॉर्मूला फॉर वैन टॉप फैक्टर, एज आई मेंशन, उसको ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वैन टॉप फैक्टर क्या है। इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था याद करने के लिए। वैन टॉप फैक्टर का I = O/T, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू। क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू। थियोरेटिकल वैल्यू क्या है? जो आप कैलकुलेशन करोगे, जो आप फॉर्मूला से निकालोगे, वो थियोरेटिकल वैल्यू किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? जो आपको क्वेश्चन में उन्होंने मेजर करके दी होगी, तो उसको बोलते हैं अपन वैन टॉप फैक्टर, राइट। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशंस। अगला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या है? जो हर क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने अप्लाई भी की थी, और इसके मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताए थे, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, ऑनेस्टली आप ये 2 पॉइंट भी याद कर लो, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि 1 फैराडे will deposit how much amount of metal? What is the amount of metal deposited by 1 Faraday? 1 Faraday deposits what? E. 1 Coulomb deposits Z. Z is equal to E/F, and F is equal to 96500 Coulomb. आप ये पॉइंट टू रिमेंबर जो है वो उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और इसको अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अगर आपको सच में ढंग से कुछ सॉल्व करने का है तो आप ये पॉइंट को ज़रूर याद करेंगे और समझेंगे, ठीक है बच्चों। ज़रा इसके बारे में और डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, ये टर्म्स क्या हैं। ई क्या है आपका? तो ई आपका इक्विवेलेंट वेट है। ई क्या है आपका? इक्विवेलेंट वेट है। सी क्या है? ऑब्वियसली 1 कूलम। जेड क्या है आपका? तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। क्या है जेड? इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंट है, ठीक है। Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो E पता है, Z पता है, कूलम तो सबको मालूम ही है ना, और 1 फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम है, ये पता होना चाहिए आपको। नाउ हाउ टू कैलकुलेट E, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना कैसे ये बताओ। तो इक्विवेलेंट वेट को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यहां पे ये इजी है। इक्विवेलेंट वेट इज, फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट वेट का बच्चों, इट इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसको, एग्जांपल भी लिख देता हूं। सपोज आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का वेट कितना है, 27। एक मोल कितना है एल्यूमिनियम का, 27 है ना, और वैलेंसी कितनी है 3, तो 9 ग्राम। और जो ऊपर मैंने पॉइंट टू रिमेंबर लिखा है उससे क्या याद आ जाएगा आपको, तो उससे याद ये आ जाएगा ना कि अच्छा 1 फैराडे डालूंगा तो उससे 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब आपको वो क्वेश्चन में कैसे घुमा के पूछता है, वो क्वेश्चन में ऐसे घुमा के पूछता है ना कि भाई 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। और मैंने आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे के साथ सॉल्व कराया था कि आपको क्या करना है, 1 फैराडे से इतना तो 0.5 फैराडे से कितना, ऐसे सॉल्व करना है। तो सपोज ऐसा बोल दिया तो आप बता दोगे अच्छा इजीली 0.5 फैराडे से 4.5 ग्राम हो जाएगा। 0.002 फैराडे अगर है मेरे पास, सपोज 0.002 फैराडे, तो आप फटाक से अच्छा कि 1 फैराडे से 9 था तो 2 फैराडे से 18 था, तो 0.002 से फिर 0.018 हो जाएगा। ऐसे आपको फटाफट सॉल्व करना है इसको, और हमेशा ट्रिक से सॉल्व करना है। ये चैप्टर को मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, तो ये पॉइंट टू रिमेंबर उस ट्रिक के लिए ही रिवीजन करवा रहा हूं जो ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है, ठीक है। व्हाट इज W? W इज ऑब्वियसली द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वेट ऑफ मेटल, ठीक है। ये आपको हमेशा, ये क्वेश्चन कहां पे अप्लाई करना है, इसका कीवर्ड क्या था, इसका कीवर्ड था जब भी आपको बोलेगा so and so amount of metal is deposited at one of the electrodes, ठीक है। इतना मेटल डिपॉजिट हुआ है या रिलीज हुआ है, तब आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाना है। कैसे लगाना है फैराडेज फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू ZIT, वेट कितना डिपॉजिट हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको हमेशा दी रहेगी, करंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो आप वेट निकाल सकते हो। सपोज आपको ECE की वैल्यू नहीं दी हुई है, सपोज आपको Z की वैल्यू नहीं दी है, तो याद है फर्स्ट अभी क्या लिखा आपने स्टार्टिंग में, देखो Z को E/F से रिप्लेस कर सकते हो आप बोलोगे हाँ, तो Z को मैं ऐसे लिख दूं E/F। क्या मुझे F की वैल्यू पता है बच्चों, हाँ ऑफ कोर्स F की वैल्यू आपको मालूम है, क्या है 96500, स्टार्टिंग में रिमाइंड कराया मैंने, F की वैल्यू क्या है 96500। E कैसे कैलकुलेट करने का, तो भाई एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू फैराडे इंटू I इंटू टी। IT को आप Q भी लिख सकते हो, करंट इंटू टाइम इज चार्ज, ऑफ कोर्स, है ना। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है ये, फाइनल फॉर्मूला ये बन जाता है। अगेन इसका मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी याद दिला देता हूँ। आपको बोलता है कि भाई फॉर 2 मिनट्स 3 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है हमारे इसमें, उसका भी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप एक बार देख लेना ऐप के ऊपर। क्या बोलता है वो, 2 मिनट्स के लिए 3 एम्पियर करंट है, उसको पास किया हुआ है CuSO4 सॉल्यूशन से। बताओ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, तो अपने को ये मालूम है कि भाई कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, तो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर अपने को मालूम है कि 63.5 है। उसने बोला कि भाई 3 एम्पियर करंट गया है 2 मिनट के लिए, मतलब 2 × 60 इतने सेकेंड्स के लिए, राइट। नीचे वैलेंसी कॉपर की 2 है, कैसे मालूम, क्योंकि CuSO4 सॉल्यूशन दिया ना, तो अपने को मालूम है कि वैलेंसी 2 है, और 96500, बस सारे वैल्यूज आ गए, कैलकुलेशन अपने लिए बहुत ही आसान हो जाती है। इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी बच्चों, वो भी एक बार याद कर लो, ट्रिक भी याद कर लो। क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर 1 फैराडे है तो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, तो क्या मैं बोलूँ कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 31.75 है। कहाँ से मिला मुझे, देखो ये रहा ना एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी,
63.5 का आधा करके देख लो, 31.75 आता है कि नहीं? तो एक फैराडे से इतना है, एक फैराडे से इतना मतलब ऐसा बोलूं 96500 कूलम से इतना। हाँ, और क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, 2 मिनट 3 एम्पियर करके देख लो, 2 × 3 × 60 इतने कूलम से कितना, आंसर सेम आएगा, करके देख लो। अगर 96500 कूलम से 31.75 तो इतने कूलम, इतने चार्ज से कितना वेट आ रहा है। क्या ये सेम लॉजिक मैंने लगाया? देखो ऐसे ट्रिक से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरे फॉर्मूला को रटने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये याद आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला। सेकेंड लॉ तो सबसे इजी, दुनिया का सबसे इजी सेकेंड लॉ है। रिमेंबर, सेकेंड लॉ के लिए नोट क्या बताया था, पहले ये बता दो। चलो, नोट कीवर्ड क्या था, कब लगाएंगे नोट? केमिस्ट्री का सेक्शन है और क्वेश्चन में लिखा है 2 सेल्स कनेक्टेड इन क्या, सीरीज। 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। अभी नॉर्मली सीरीज पैरेलल तो फिजिक्स में आता है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज है, तो आंख बंद करके आप समझ जाओगे कि क्या लगाना है अपने को, फैराडेज सेकेंड लॉ लगाना है बच्चों। तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। यू नो व्हाट E1 E2 इज, ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बताया, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो तो W1 और W2 इजीली निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन कैसा बनता था, तो इसका क्वेश्चन बनता था डैनियल सेल के ऊपर। याद होगा आपको कि भाई एक डैनियल सेल था हमारे पास जिसमें जिंक है और कॉपर है, दोनों को ऑब्वियसली आपने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने लेके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। या 2 अलग अलग सेल ले लिए, एक में जिंक डिपॉजिट हो रहा था, एक में कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, दोनों सेल्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया। जिंक 4 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो कॉपर कितना हुआ, ऐसे वो आपको पूछ लेता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो ये हुआ आपका फैराडेज लॉज। अगला कॉन्सेप्ट आ जाते हैं अभी जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक हो गए, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल पे आ जाते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल, कोई सेल दिया है उसका ईएमएफ आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट, व्हाट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग बच्चों, दिस नॉट, ई ऊपर का जो नॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, स्टैंडर्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज ऑलवेज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है कि नहीं? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अभी इसका हिंट, इसका नोट क्या करने बोला था आपको, नोट में बताओ। मैंने एक ट्रिक बताई थी कैसे याद रखना है, लोन, LOAN, लोन, सबको याद है ये ट्रिक क्या थी, LOAN, लोन। लोन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इज ऑक्सीडेशन which happens at anode, which is negative electrode, and it is always which side? It is always to the left side. Anode is always left side. तो ये चीज को इसको भी एक, इसमें एक थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इन सेल इक्वेशन, जब भी आप सेल का इक्वेशन लिख रहे हो तो एनोड को आप हमेशा लेफ्ट पे लिखना, इज टू द लेफ्ट, मतलब एनोड इज रिटर्न फर्स्ट, पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर मैं आपको ऐसा एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, एक बात आप समझ लेना, जरा याद ध्यान में रख लेना। सपोज मैं एक ऐसा इक्वेशन लिख के रखता हूँ कि जिंक सॉलिड है, फिर जिंक का आयन है, फिर कॉपर का आयन है और कॉपर सॉलिड है। तो आप इमीडिएटली देख के बता सकते हो कि एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे जिंक है तो जिंक एनोड बनेगा, और राइट साइड पे कॉपर है तो कॉपर कैथोड बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके।
अगर आपसे ये क्वेश्चन, ये इसको सॉल्व करने में कहीं पे सिली मिस्टेक हो जाए तो आप अपनी मिस्टेक को चेक कैसे करोगे, वो चेक करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा आपने गलती की। तो आपको ये याद रखना है कि सेल पोटेंशियल जो है विल नॉट बी नेगेटिव। सेल पोटेंशियल नेगेटिव नहीं बनानी आपको, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकती, बट एटलीस्ट आपके लेवल पे, आपके सिलेबस में, अगर मैं MHCT लेवल की बात करूं तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ रही है आपकी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, समझो कि ई सेल निकालना है, वही जो अभी मैंने बनाया था ना एग्जांपल, जिंक और कॉपर वाला, तो आपको उसने वैल्यू दी कि भाई ई ऑफ जिंक जो है वो -0.763 है और ई ऑफ कॉपर जो है वो 0.337 है। ओके, और आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, आपने उल्टा कर दिया, आपने कैथोड माइनस एनोड है ना, मतलब कॉपर माइनस जिंक करना, आपने उल्टा कर दिया, -0.763 -0.337 कर दिया आपने फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर आपका आंसर -1.1 आ जाएगा और ये वैलिड नहीं है? क्यों? क्योंकि आंसर कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपने गलती की, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। तो आपको ये छोटे छोटे नोट्स लिखवा रहा हूँ मैं, है ना, फॉर्मूला तो ठीक है, साथ साथ जो नोट लिख रहे हो ना, इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना, ये आपको ट्रस्ट मी लास्ट मिनट में बहुत सेव करने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। हमेशा स्टैंडर्ड वर्ड है बिकॉज क्योंकि नॉट लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है ये। ओके अगला है हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन के ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले क्योंकि उन्होंने इसको मोर सो रिड्यूस सिलेबस में डाला हुआ है। फिर भी मैं आपको इक्वेशन एक बार बता देता हूँ। ई ऑफ सेल इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय n log of product concentration upon reactant concentration। ठीक है, अब नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में, अब तो ये नर्न्स्ट इक्वेशन तो पहले आपको बैठ के रटना पड़ता है दोस्तों, एक तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें नोटवर्दी हैं कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना है नर्न्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हुए। सबसे पहला नोट तो हमेशा होना चाहिए कि भाई ओनली आयॉन्स को कैसे आप पहचानते हो, यानी कि जिसके नीचे इक्वेशन में एक्वस लिखा होगा वो, या फिर गैसेस आर टू बी कंसिडर। ओनली आयॉन्स या फिर गैसेस आर टू बी कंसिडर्ड, पहली बात है ना। दूसरी चीज आपका जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है, आपका जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियोज है या स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, उसको आप एज इंडेक्स या पावर यूज करोगे। अब ये वाला लाइन शायद, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही याद नहीं होगा, तो उनके लिए बता दूं। सपोज एक ऐसा एग्जांपल आपका बनता है कि ये आपको सेल दिया हुआ है, चलो सोडियम सॉलिड Na+, फिर इस तरह से सॉल्ट ब्रिज दिया है और आपको दिया है हाइड्रोजन H+ और ये H2 गैस। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन बना के मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप बोलोगे फाइन, ऐसा मेरे को ये सेल दिया हुआ है, तो पहले तो आपको क्या पहचानना है, एनोड कौन है कैथोड कौन है। आपने पहचान लिया, एनोड लेफ्ट साइड वाला यानी कि सोडियम एनोड है और हाइड्रोजन कैथोड है। तो सोडियम का पहले आपको क्या कर लेना है, रिएक्शन लिख लेना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो Na बिकम्स Na++ इलेक्ट्रॉन, फिर H+ बिकम्स H, फिर ये 2 टाइम्स होगा तो ये H2 गैस बन जाएगा। फिर आपका फाइनल इक्वेशन आपने लिखना है। फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फाइनल इक्वेशन में नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में करवाई हुई हैं, ठीक है, अभी सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। 2Na + 2H+
गिव्स 2Na प्लस प्लस H2 गैसेस गैशियस। तो क्या मुझे इसमें से क्या कंसीडर क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में आया? हाँ, पहली बात तो ये कंसीडर नहीं करने का, और जो आयन्स है वो एक्वस फॉर्म में लिखे होंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करने का, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, क्योंकि ये गैस है और सॉलिड को कंसीडर नहीं करना है। ये गया भेजे में, ये तो याद करवा रहा हूँ, सिर्फ किया हुआ है डिटेल में। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको? गैस का हमेशा प्रेशर दिया रहेगा। सपोज इसका प्रेशर दिया है 1 atm और इसके आपको क्या दिए रहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन क्या दिए रहेंगे? तो 0.5 मोलार समझो कॉन्सेंट्रेशन इसकी दी है और इसकी 0.1 मोलार दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब मुझे बताओ बच्चों कि आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है? देखो, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इसका है 1। तो वो कैसे करेंगे अपन? जब नॉइस्ट इक्वेशन लिखेंगे ना, तो प्रोडक्ट साइड पे क्या आ रहा है? Na प्लस आ रहा है, तो Na प्लस का क्या है मेरे को? कॉन्सेंट्रेशन 0.1 रेस टू 2। क्यों? क्योंकि ये रहा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको मैंने इंडेक्स बना दिया। ऐसे सिखाया मैंने आपको, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैंने इंडेक्स बना दिया। यहाँ पर क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट था, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.5। अगेन क्या हो जाएगा? रेस टू 2। क्यों? ये रहा कोएफिशिएंट, उसको क्या बना दिया? इंडेक्स बना दिया, और इंटू 1 इसके प्रेशर से इसको मल्टीप्लाई किया दिया यहाँ पे ऊपर, है ना। तो ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि ये सारे फंडे आपको कहाँ पर कैसे अप्लाई करने। आई होप ये याद आ गया होगा, ठीक है। कौन सा अवॉइड करना है अपने को? सॉलिड वाले को अवॉइड करना है, एक्वस और गैशियस वाले को कंसीडर करना है, ठीक है। एन का मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। जैसे ये इक्वेशन जो मैंने अभी एग्जांपल में लिखा था, उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे, तो एन की वैल्यू है 2। एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन आता है इसमें, क्रोमियम और जिंक वाला या क्रोमियम और कॉपर वाला। तो उसमें एक की वैलेंसी 2 है, दूसरे की वैलेंसी 3 है, तो एन की वैल्यू हो जाती है वहाँ पे 6। ये भी हमने किया हुआ है, याद होगा सबको, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आते ई नॉट वैल्यूज। कुछ ई नॉट वैल्यूज ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं डायरेक्टली, जो सीधे सीधे आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे। ई नॉट ऑफ सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि ई नॉट ऑफ SHE, ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों? 0 वोल्ट है। ऑफ डैनियल सेल कितना है? डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट है। ड्राई सेल का, यानी कि लेक्लांकी सेल जो बोलते हैं हम लोग, ड्राई सेल पेंसिल सेल, उसका कितना है? 1.5 वोल्ट्स है। लेड एसिड बैटरी, लेड की बैटरी यानी कि आपकी कार की जो बैटरी है उसका कितना है? अराउंड 2 वोल्ट्स। ऑब्वियसली बिगर द कार बिगर द बैटरी दैट दे विल यूज। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये बहुत ही पॉपुलर है, इसकी वैल्यू आ जाती है कई बार एग्जाम में डायरेक्टली। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.23 वोल्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वैल्यूज है जो आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेल्टा जी वैल्यू क्या है? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फॉर अ गिवन सेल। What is delta G naught? It is the standard Gibbs energy. क्या ये? Standard Gibbs energy यानी कि free energy of the given cell. तो standard Gibbs energy की वैल्यू होती है माइनस NF E naught of cell, माइनस NF E naught of cell। ये डेल्टा G naught की वैल्यू है। हम लोग अभी ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स में ही है, देखेंगे अगले इसमें कि जी नॉट एग्जैक्टली कैसे आता है और जी नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। अगला देख लेते हैं, दैट इज केमिकल, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में
लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, सबसे पहले वर्क डन के हमारे पास 3 फॉर्मूले, ठीक है, और वो भी मैंने आपको कीवर्ड्स बताया कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगेन आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कहाँ पर आपको कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। सबसे पहला है हमारा वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये कब आप यूज करोगे, कब यूज करोगे, ये फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस आप यूज करोगे, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस आप ये यूज करोगे। बट ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा इसमें फोकस ये करना है कि कब यूज करेंगे, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि एक्सपेंशन, कंप्रेशन, ऐसा वर्ड दिया हुआ है ना, और एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्ड दिया रहेगा। क्या वर्ड दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, कांस्टेंट अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्ड दिया रहेगा। तब आप W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V ये यूज करेंगे। ये फॉर्मूले आपको फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाले, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये माइनस साइन आपको निकालने की जरूरत है कि रखना है सेम एज इट इज? ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ ही हमारा फॉर्मूला है, आपको माइनस साइन को कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। जो भी आंसर है आपका वो प्रॉपरली आएगा ही आएगा। ओके, दूसरा है W मैक्स, दूसरा है W मैक्स। तो ये इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ऑलरेडी लिखवाई हुई है, अगर सबको याद हो तो, कि W मैक्स ये वर्ड आप तुरंत कहाँ, जैसे ही आप देखेंगे ये वर्ड तो आप W मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वर्ड, कौन सा, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या फिर, या रिवर्सिबल एंड और, रिवर्सिबल एंड और, या तो रिवर्सिबल दिया रहेगा या आइसोथर्मल रिवर्सिबल दिया रहेगा। ये दो में से एक वर्ड हमेशा 100% पक्का रहेगा। जनरली रिवर्सिबल ये वर्ड आपको मिलेगा, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको क्या लगाना है, W मैक्स का फॉर्मूला लगाना है, विच इज माइनस 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1 or also equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 by P2, क्योंकि बॉयल्स लॉ बोलता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। अगर प्रेशर दिया रहेगा तो P1 by P2, वॉल्यूम दिया रहेगा तो V2 by V1। कब लगाएंगे, रिवर्सिबल वर्ड या आइसोथर्मल वर्ड लिखा रहेगा। ये हुआ वर्क डन। तीसरा और एक फॉर्मूला है वर्क डन का, तीसरा और एक फॉर्मूला है वर्क डन का, दैट इज माइनस डेल्टा NG RT, where delta NG is equal to difference in, where delta NG is difference in number of moles of gaseous, कोई भी चलेगा क्या, नहीं, सिर्फ gaseous products माइनस रिएक्टेंट्स। गैशियस वाले प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स अगर आप लेते हो तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा NG है। अब सवाल ये आता है कि भाई 3 अलग अलग फॉर्मूले दे दिए, कहाँ यूज करने हैं, तो आपको ये भी फंडा समझा देता हूँ। जैसे बता दिया पहले वाले में कि भाई चेंज इन वॉल्यूम, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन गैस इन पिस्टन या गैस इन कंटेनर ऐसा दिया रहेगा ना, तो पहला वाला लगाने का ये फॉर्मूला, गैस इन कंटेनर, ठीक है। दूसरा, ये भी गैस इन कंटेनर दिया रहेगा, लेकिन साथ में रिवर्सिबल या आइसोथर्मल, ये दो में से एक वर्ड कंफर्म दिए रहेंगे, मोस्टली रिवर्सिबल वर्ड दिया रहेगा। और जब आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया है, क्या दिया हुआ है, एक केमिकल इक्वेशन दिया है और बोला कि वर्क डन निकालो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे आप डेल्टा NG निकाल के, यहाँ पे आप डेल्टा NG निकाल के उसको R और T से मल्टीप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो। फॉर्मूला लगाने आ गया, फॉर्मूला याद करके गए, पर कहाँ पे कौन सा वाला लगाना है ये अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना।
अच्छा, और एक चीज जो इस पे आपको ध्यान में रख लेनी है वो है साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट, है ना। साइन कन्वेंशंस फॉर वर्क, हीट और एनर्जी, तीनों के लिए, वर्क, हीट और एनर्जी के लिए सेम साइन कन्वेंशन है, क्योंकि तीनों बेसिकली इंटरचेंजेबल है ना। वर्क के लिए अगर ऑन द सिस्टम है, कैसा है, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव। यही अगर ऑन द सिस्टम है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन, ऑन द सिस्टम है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और बाय द सिस्टम है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। और यही अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट अगर अब्सॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव, और हीट रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। तो अब्सॉर्प्शन को मैं क्या बोलूं, एंडोथर्मिक, और रिलीज को मैं क्या बोलूंगा, एक्सोथर्मिक, है कि नहीं। तो कंप्रेशन, एक्सपेंशन, अब्जॉर्प्शन, रिलीज, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए उसका साइन लिखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्क के बारे में दो और छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक्चुअली एक ही, दो भी नहीं, एक ही, चलो दोनों लिख देते हैं। W इन वैक्यूम, वर्क डन इन वैक्यूम इज व्हाट, वर्क डन इन वैक्यूम इज 0। क्यों, क्योंकि बाहर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, बाहर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वी कॉल दिस एज फ्री एक्सपेंशन। ये फिजिक्स में भी आएगा, ये किस में आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, याद रख लेना। इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन, ओके। और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑल्सो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑल्सो 0, क्योंकि आप घूम फिर के वहीं पे आ गए, आपने कोई ज़्यादा चेंज किया ही नहीं आपके इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ में, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, साइक्लिक है ना प्रोसेस, तो चेंज ही नहीं आया जब घूम फिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए आप वैल्यूज़ में। तो इसलिए पी डेल्टा वी वापस से 0 हो जाएगा, तो इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में भी 0 हो जाता है इन मोस्ट केसेस। बट ये वैक्यूम वाला तो डेफिनेटली आपको पूछते हैं, और डायरेक्ट है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है, ओके। तो ये हुआ आपका वर्क डन का सारा फंडा विद साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट है आपका आइडिया ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज। अभी फिजिक्स में आप लोगों को वैसे तो 0th लॉ भी पढ़ाया जाता है, बट अपन क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मेनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्चुअली। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ का इक्वेशन और सेकंड लॉ का इक्वेशन साथ में, अगेन जैसे फैराडेज का किया था वैसे ही। फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है वो, डेल्टा यू इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। what do these terms stand for? This is change in internal energy. Delta U is change in internal energy. Q is heat. Q is what? Heat absorbed or released, whatever. W is work done on the system, by the system, whatever, है ना। तो डेल्टा U is equal to Q plus W, ये आपका हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। पर ये फर्स्ट लॉ जो है, इज इट गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस, एंड दैट इज हियर, दैट इज द कैच। क्या ये हर प्रोसेस के लिए सेम रहेगा? द आंसर इज नो। फॉर आइसोथर्मल ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में क्या 0 होता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी 0 होता है और इंटरनल एनर्जी का चेंज भी, मतलब नॉट टेम्परेचर 0, मतलब टेम्परेचर का चेंज 0 होता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 होता है कि नहीं?
तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, फॉर आइसोथर्मल डेल्टा U इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0। देयरफॉर ये इक्वेशन ऊपर वाला क्या बन जाता है, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, राइट, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्या ये समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? अगर मैं सिर्फ मॉडिफाई कर दूं थोड़ा सा इक्वेशन को, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो Q विल बिकम माइनस 0। फॉर आइसोकोरिक, फॉर आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो डेल्टा V 0, डेल्टा V 0 तो वर्क डन 0। क्यों भाई? क्योंकि वर्क इज P डेल्टा V, तो वर्क डन 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं आपके। फिर आता है आपका एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों? एडियाबैटिक में Q यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग्स के साथ, यानी Q इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू W। तो ये आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक तो यही है। आइसोबारिक के लिए कोई चेंज नहीं, आइसोबारिक का एज इट इज होता है। तो ये वो आपका फर्स्ट लॉ का इक्वेशन। आई होप ये क्लियर है सबको। फर्स्ट लॉ के बहुत सारे हमने वेरिएशंस भी देख लिए साथ साथ, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस में आपके ये इक्वेशंस यूज हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ का इक्वेशन पे। तो सेकेंड लॉ का क्या इक्वेशन क्या बोलता है? तो वो बोलता है बॉस, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो बोलोगे सर पी डेल्टा वी तो वर्क डन ही था, सही है, पी डेल्टा वी वर्क डन ही था, तो इसीलिए यहाँ पर इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। क्यों? क्योंकि पी डेल्टा वी एक्चुअली डेल्टा एन आर टी के बराबर ही है। ऊपर के इक्वेशंस जो अभी लिखे आपने उसके हिसाब से आप बोल सकते हो, है ना। वेर डेल्टा एच क्या है? ये क्या है भाई? तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है। क्या है ये? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा यू आपको पता ही है, बाकी सारे वैल्यूज मालूम ही है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी। वो आपको हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने बोलेगा, तो आप कैसे करेंगे? तो आप इसको समझो। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे करना है? तो डेल्टा एच नॉट, अभी नॉट क्यों लिखा? क्योंकि अगेन नॉट से क्या पता चलता है? स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, है ना। तो नॉट इसलिए लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी। विल ऑलवेज बी सिग्मा ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस सिग्मा यानी कि सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। कोई एक आपको इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला कि भाई उस इक्वेशन का या उस क्वेश्चन का एंथैल्पी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करना है। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया हुआ है, ठीक है। अगर नोट, इफ द वर्ड बॉन्ड एंथैल्पी, क्या वर्ड दिया क्वेश्चन में? इफ द वर्ड बॉन्ड एंथैल्पी, ये वर्ड दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, इज गिवन, जैसे ये वर्ड देख लेना, क्या बॉन्ड एंथैल्पी, ये वर्ड आ गया ना अगर सवाल में, क्वेश्चन में, तब आप इसका इक्वेशन जो है वो रिवर्स कर दोगे। कैसे करोगे? तब आप बोलोगे कि डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू वो समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स, क्या? रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स हो जाएगी, क्योंकि हर जगह हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही लिखते हैं, यस, पर ओनली व्हेन बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स हो जाएगी।
ठीक है, इस तरह से ये याद रख लेना। जब भी आपको बॉन्ड एंथैल्पी ये वर्ड अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो आप रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड कर लोगे। तो ये उल्टा रिएक्शन है, इसलिए उल्टा फॉर्मूला है, इसीलिए आपको याद रख लेना है एंथैल्पी। उसके बाद कुछ ऐसे अगेन पॉइंटर्स हैं एंथैल्पी के बारे में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एंथैल्पी। क्या पॉइंट्स थे, हर एक को याद कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। आपको बहुत सारी टाइप्स की एंथैल्पीज दी हुई है ना, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और वगैरह वगैरह। सारे नहीं याद करने आपको, टू बी ऑनेस्ट आपको दो ही ढंग से याद कर लेने और उसी के ऊपर क्वेश्चन। अगेन इस चैप्टर से मैं आपको बोल सकता हूँ कि गारंटीड आई कैन गिव इट इन राइटिंग कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि आपको या तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करनी होगी या तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन यूज करना होगा। दो में से एक आपको गारंटी हेस लॉ का क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसा करना। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एंथैल्पीज। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर ये वर्ड आ गया, क्या आ गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको क्या ध्यान में रखना है इसमें बच्चों? आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या बनने वाला है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट्स से 1 मोल सब्सटेंस बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को वाटर का लिखना है, ठीक है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2, ऐसा लिखा मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बन रहा है। लेकिन अगर मैं बैलेंस करने के चक्कर में जाऊंगा तो क्या ये वैलिड होगा फॉर्मेशन के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 मोल, और यहां पर मैंने कितना बनाया है, 2 मोल। तो मुझे क्या ये हाफ रखना ही पड़ेगा ताकि ये 1 मोल रहे, है ना? तो ये ध्यान में रखना है मुझे। दूसरी चीज कि क्या यहां पे ऐसा वैलिड है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर, क्या ये वैलिड है? यहां भी तो वाटर बन रहा है, क्या ये रिएक्शन वैलिड है फॉर्मेशन के लिए? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एसिड प्लस बेस गिव्स कंपाउंड प्लस वाटर। ऐसा थोड़ी चाहिए, मुझे एलिमेंट से बनने वाला पानी चाहिए। क्या चाहिए? उसके एलिमेंट से बनता हुआ सब्सटेंस चाहिए। तो ये वैलिड नहीं है फॉर्मेशन के लिए। ये इक्वेशन सही है पर फॉर्मेशन के लिए वैलिड नहीं है। समझो, उसने आपको ऐसे दे दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और एक बच्चा ऐसे लिख के आया कि भाई मैंने इथीन लिया है और मैंने उसको हाइड्रेशन वगैरह कर दिया H2SO4 के प्रेजेंस में, और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करके मैंने इथेनॉल बना दिया। एज अ रिएक्शन इट इज करेक्ट, बट इज इट वैलिड फॉर फॉर्मेशन? नो। क्यों? क्योंकि वो उसने एलिमेंट से नहीं बनाया ना, उसने कंपाउंड यूज करके बनाया। तो अगर आपको लिखना है कि इथेनॉल बना रहे हो आप C2H5OH, तो आपको किससे बनाना पड़ेगा? उसके एलिमेंट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाफ O2, 3 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ऐसे आपका इथेनॉल बनेगा। आई होप ये बात सबके भेजे में चली गई। तो ये रिमेंबर, वो पॉइंट वर्थ रिमेंबरिंग है ये, ठीक है। और सेकेंड वाला तो बहुत ही आसान है, सबको ही मालूम है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो सबको ही आता है। क्या करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन में आप बच्चों? तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये याद रख लेना है। एनी हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आप हीट करते हो, ऑन हीटिंग यानी कि कंबशन कर रहे हो आप, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। और ये कितना होना चाहिए? ये हमेशा 1 मोल ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 1 मोल वाला फंडा है ना, क्योंकि हमेशा एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है बच्चों? पर मोल कैलकुलेट की जाती है। हमेशा कैसे कैलकुलेट की जाती है? पर मोल, राइट, पर मोल, है ना। तो ये एंथैल्पी के बारे में 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट, जो है एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ठीक है, हेस लॉ पे मैंने बताया ना आपको
गारंटी है कि आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, गारंटीड। हेस लॉ जब भी होता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा थर्मो में हेस लॉ का। क्या बोलता है हेस लॉ? बोलता है डेल्टा एच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कोई भी इक्वेशन जो है आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन है वो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन, लाइक एन एल्जेब्राइक इक्वेशन। आप एल्जेब्रा में जो इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो उसी तरीके से आप हेस लॉ में डेल्टा एच को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हेस लॉ कहाँ लगाना है? हिंट, हेस लॉ की नोट, हेस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ करना है? व्हेन मल्टीपल थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन, 2 और 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं तो आपको चुपचाप क्या लगाना है बच्चों? और एक अननोन इक्वेशन का आपको निकालना है। जैसे कोलरॉस लॉ लगाया था ना आपने, वैसे ही ठीक इसी तरह आपको हेस लॉ भी लगा देना है। लास्ट 2 फॉर्मूले ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हो गया हमारा 6th। लास्ट 2 फॉर्मूले हैं बेसिकली। एक है हमारा गिब्स एनर्जी, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी इलेक्ट्रो के एंड में। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इसी से हम लोग स्पॉन्टेनिटी के फंडे निकालते हैं, है ना, इसी से हम लोग स्पॉन्टेनिटी के फंडे निकालते हैं। और जो स्पॉन्टेनिटी के ऊपर भी आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन बनेंगे। जैसा मैंने कहा कि अगर इस चैप्टर से अगर मैं प्रिडिक्ट करूं, और मैं आपको ये जैसा बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रिडिक्शन राइट आएगा। आपका एक हेस लॉ का क्वेश्चन जरूर बनेगा और एक स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन जरूर बनेगा इस चैप्टर से, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक हेस लॉ और एक स्पॉन्टेनिटी। तो अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा, देख लेना। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कब आप रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलोगे? रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस आप कब बोल सकते हो और नॉन स्पॉन्टेनियस कब बोल सकते हो? ठीक है, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कब बोलोगे और नॉन स्पॉन्टेनियस कब बोलोगे, ये ध्यान में रख लेना। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? डेल्टा जी आपका नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंगली एंट्रोपी आपकी यानी कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए उल्टा, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस लेस देन 0। फॉर इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली बोथ विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आपको ऐसा पूछ ले, वो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट विल रिएक्शन टर्न फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, किया ना हमने ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, या ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था, ऐसा बता दो, है ना। तो वो बोलेगा भाई ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें दिमाग ये लगाना है। देखो, आपको एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू, टेक डेल्टा जी एज 0, है ना, एंड कैलकुलेट द एनर्जी एंड कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट यूजिंग नाउ विच फॉर्मूला? डेल्टा जी का फॉर्मूला, जैसे कि डेल्टा एच नॉट बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला क्यों? देखो ना, आपका ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, तो डेल्टा एच, ये टी डेल्टा एस इस बाजू लेके आ जाओ, डेल्टा एच बिकम्स टी डेल्टा एस, है कि नहीं बच्चों? काफी इजी। और हाँ, थर्ड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 एट 0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 होगा तो ऑब्वियसली यार वो कोई भी सॉलिड का एंट्रोपी 0 ही होने वाला है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, चलो इसके भी फटाफट लिस्ट ऑफ
फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, जैसे कि सबसे पहला आपका केमिकल काइनेटिक्स और सबसे सिंपल चीज़ जो आती है हमेशा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होते, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देख लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि भाई एवरेज रेट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो एवरेज रेट ऐसा होता है, कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन, है ना, एवरेज रेट फॉर दिस रिएक्शन ए प्लस बी gives CC plus DD। AA plus BB gives CC plus DD, आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ दिया हुआ है। तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है आपको, जो रिएक्टेंट है उसके लिए पहले तो रिएक्टेंट है उसके लिए क्या, नेगेटिव साइन -1/A -1/B, प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव साइन +1/C और +1/D, है ना। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर dA/dt, d/dt ऑफ A, फिर d/dt ऑफ B, फिर d/dt ऑफ C और d/dt ऑफ D, है ना। इसका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा हेबर्स प्रोसेस का जरूर बनता है। अगर आप पुराने कोई भी पेपर उठा के देखो, हमने जो भी सॉल्व भी किए हैं वो भी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस आपको वो वीडियो बना के दिया हुआ है, उसमें आप देख लो, आपका एक हेबर्स प्रोसेस वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है, और एक वो N2O5 और NO2 वाला, है ना, N2O5 से NO2 वाला बन रहा है +O2, ये वाला एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन। ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से उठा के सीधा वो क्वेश्चन CET में डालता है वो हमेशा। तो वो आपको ऐसे बोलेगा कि भाई हेबर्स प्रोसेस हुआ है, यानी कि N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया। ठीक है बच्चों, और वो बोलता है कि भाई नाइट्रोजन का रेट ऑफ कितने रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी नाइट्रोजन कितने रेट से यूज हो रहा है। सपोज वो बोलता है नाइट्रोजन आपका 4 मोलार पर सेकेंड के रेट से यूज हो रहा है, तो बोलेगा कि भाई बताओ अमोनिया किस रेट से फॉर्म हो रहा है। तो क्या करना है आपको, बस यही ये वाला इक्वेशन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमोनिया यहाँ पे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस क्या करना है, इसी इक्वेशन को आपको अप्लाई करना है और आंसर लाना है। करके देखेंगे, चलो। तो नाइट्रोजन देखो क्या रहेगा, -d/dt ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू +½ d/dt ऑफ अमोनिया। इसका वैल्यू मेरे को दिया है -4, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, हाफ ऑफ वॉट एवर दैट इज, तो 2। अब ये माइनस साइन क्यों है यहाँ पे, माइनस साइन एक्चुअली यूज करना है क्या मैंने, नहीं, क्यों, माइनस साइन ये बता रहा था कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, और प्लस साइन, सॉरी, माइनस साइन ये बता रहा था कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्लस साइन ये बता रहा था कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। आंसर क्या आ गया मेरा, 2 मोलार पर सेकेंड। काफी सिंपल। हाँ सॉरी, आई मेड अ ब्लंडर वाइल कैलकुलेशन, यस ऑफ कोर्स, हाफ वो बाजू जाएगा ना, यस, तो ये × 2 हो जाएगा। तो NH3 का जो भी रेट है आपका, दैट विल बी डबल ऑफ वॉट एवर द रेट वॉज फॉर नाइट्रोजन, तो 8 हो जाएगा ये, है ना। इस तरह से देखना है। ओके, कैलकुलेशन आपको इस तरह से करना है कि ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है उसका एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको आता है। तो हेबर्स प्रोसेस वाला क्वेश्चन इस पर बहुत पॉपुलर बनता है। चांसेस कम होते हैं इसके आने के, इतना ज़्यादा बार आया नहीं है ये। इस चैप्टर में से और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उनको पूछने के लिए, जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला आने का बहुत ही हाई चांसेस है। तो ये रहा एवरेज रेट। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, अगला फॉर्मूला देखते हैं आप, दैट इज योर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ना, दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻x B⁻, sorry, B⁻y, A⁻x and B⁻y, where x plus y is equal to what? Where x plus y represents order of the reaction. x plus y किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
और के क्या है, ऑब्वियसली के आपका रेट कांस्टेंट है, के आपका रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली, है ना। के जितना ज्यादा होगा रेट भी उतना ज्यादा होगा, सीधी बात है ये। तो x प्लस वाई जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं कि भाई ऑर्डर किस तरह का है, ठीक है ना, कि ऑर्डर कैसा है। आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, पूछेगा कि ऑर्डर कैसा है। सपोज वो आपको एक इक्वेशन दे देगा कि भाई k और a⁻⁵ और b⁻1, आपको पूछेगा भाई ऑर्डर क्या आपका 1.5 है, 3/2, है ना। इस तरह से दोनों को ऐड करके आपका क्या बनता है, ऑर्डर x प्लस वाई को, ठीक है। बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस टू बी ऑनेस्ट कम है, बता रहा हूं सारे, बट प्रिडिक्ट करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम है। ये जो अगला वाला है इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, गारंटीड क्वेश्चन आएगा अगले वाले पे, है ना। अगले वाले पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगला वाला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। गारंटीड क्वेश्चन आने वाला इस पे, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है बच्चों वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होता है ना। आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट और जीरो ही है इस बार, सेकंड ऑर्डर नहीं है, जीरो और आपके पास सेकंड और उससे हायर ऑर्डर वाले नहीं है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, वो भी क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के ही सारे फॉर्मूले उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले ढंग से करने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के, कौन से, फर्स्ट ऑर्डर के और जीरो ऑर्डर के, ठीक है। कैसे देखते हैं, चलो। सो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो घोचू बच्चे ये सवाल करने का सोच रहे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मेरे भाई क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये वाला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ये वाला रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है, ये वाला रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, तभी आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो लगाने को बोलेगा, ठीक है। इतना तो बुद्धि वापर लो, क्योंकि ये बहुत बार बता चुका हूं कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन में देगा तुमको, उसकी चिंता मत करो। फॉर्मूला याद करने पे फोकस करो पहले, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज K is equal to 2.303 by T log of A0 by AT। क्या है, K is equal to 2.303 by T log of A0 by AT। And for zero order reaction, it is, what is the formula for zero order reaction बच्चों? K is equal to A0 minus AT by T for zero order reaction। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि भाई इन टर्म्स का मतलब क्या है। ऑफकोर्स सबको याद नहीं होगा कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या क्या है, देखो K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे रेट कांस्टेंट। K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों इक्वेशंस में, रेट कांस्टेंट। A0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। AT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। एट टाइम व्हाट, एट टाइम T इतना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है ना, ओरिजिनल रिएक्टेंट का इतना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, ऐसा वो बोल रहा है। तो K, A0 और AT आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनिशियल मतलब एट द बिगिनिंग, हाँ, ये मतलब एट T इक्वल टू 0 है, ये एट T इक्वल टू 0 है, ओके। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन। अब ये यूज कहाँ करना है भाई, आपको डायरेक्ट, ये इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन ही नहीं सकता। और जैसा मैंने कहा कि ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में से यही वाला क्वेश्चन या इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, ये पक्की बात है। हर साल आया आज तक, रिकॉर्ड है, इस साल भी आएगा, ठीक है। क्या बोलता है वो कि आपको ये यूज कहाँ करना है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि भाई आफ्टर सो एंड सो मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ ओरिजिनल, 10% ऑफ ओरिजिनल, 80% ऑफ ओरिजिनल, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। और आपको रेट कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू दी रहेगी और टाइम ढूंढने बोलेगा, या उल्टा कि इतने मिनट में हो गया तो इसका रेट कांस्टेंट ढूंढो। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा,
राइट। या फिर वो एक स्टेप और आगे लेके जाएगा, आपको एक स्टेप और आगे लेके जाएगा और पूछेगा हाफ लाइफ। क्या पूछेगा? हाफ लाइफ। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ की वैल्यू है 0.693 बाय के। क्या है हाफ लाइफ की वैल्यू? 0.693 बाय के। कहां से आया ये 0.693 ये भी बता दूं, तो ये 0.3010 यानी कि log 2 इंटू 2.303 ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आया। अभी ऑब्वियसली मैं बैठ के आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, जिनको डेरिवेशन जानने की क्यूरियोसिटी है वो वीडियो जाके देख लो, इसके 2 वीडियो बना के डाले हुए ना केमिकल काइनेटिक्स के, पूरे डिटेल में क्वेश्चंस और फॉर्मूला लिस्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ भी डाले हुए। ठीक है, आज आपको सिर्फ रिवाइज करना है क्विकली क्या क्या है। तो ये डिवाइड बाय के आपका हाफ लाइफ है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर वाला बनता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है? तो आंसर क्या है? हाँ कि ना। इसमें कहीं भी तुमको कॉन्सेंट्रेशन का टर्म दिख रहा है क्या? ये रहा टी हाफ, ये रहा के, कॉन्सेंट्रेशन आया ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। अच्छा, यही अगर मुझे 0 ऑर्डर के लिए करना है तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी? ये तो बहुत ही ईजी वैल्यू है, बहुत ही ईजी इक्वेशन है, A0/2K। क्या है? A0/2K। तो अगेन यहां पर आप देखो तो ऑब्वियसली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं करती, 0 ऑर्डर के लिए करती। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ इक्वेशन। कोई पूछेगा कि भाई हाफ लाइफ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हाफ लाइफ क्या होती है? द अमाउंट ऑफ टाइम और द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ। एक हिंट देता हूं जो फिजिक्स में बहुत काम आएगा, एक हिंट देता हूं जो फिजिक्स में बहुत काम आएगा। फिजिक्स में तुम लोग को एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। फॉर ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके, क्या बच्चों? रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव डीके क्या फॉलो करता है? हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स, यानी कि उसमें आप फर्स्ट ऑर्डर वाले सारे इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना। इसके ऊपर गारंटीड क्वेश्चन है, ये मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं, पक्की बात है। ठीक है, इस पूरे फंडे पे या तो क्या हाफ लाइफ या तो इंटीग्रेटेड रेट लॉस पे आएगा पक्का। नेक्स्ट है आपका आर्हीनियस इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस उतने नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अपन कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे आएगा फॉर श्योर। आर्हीनियस इक्वेशन क्या बोलते हैं? तो आर्हीनियस इक्वेशन है ना, आपको आज तक जब भी पूछा है ना, उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर्हीनियस इक्वेशन। 4 इक्वेशन देंगे और आपको सही वाला पहचानना है। तो मैं आपको पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखवा देता हूं। k इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, पर हमारे किसी काम का नहीं ना, इसमें हम लोग कैलकुलेशन क्या तंबूरा करेंगे, हमें तो लॉग के फॉर्म में चाहिए। तो लॉग ऑफ k इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। इस तरह से ये आपका लॉग के फॉर्म में इक्वेशन है। एज आई मेंशन, इसके आपको कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आपको लॉग वैल्यूज़ वगैरह निकालने आती है, और फिर सीईटी में आपके लॉग टेबल या लॉग वैल्यूज़ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, है ना, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको ये ज़रूर पूछेगा कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, है ना। तो आर्हीनियस इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, वो ज़रूरी है याद करना बच्चों। ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिपेंड करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसके जरा टर्म्स भी समझ लेते हैं। वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये तो पता ही है, k इज इक्वल टू k आपका रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली। ई ए क्या रिप्रेजेंट करता है यहां पर, ई ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको डिटेल में हैलोजन डेरिवेटिव में भी सिखाया है, SN1 SN2 मैकेनिज्म में एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि कितनी एनर्जी आपको चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए, है ना।
और ए जो है, ये कैपिटल जो ए है ना, इसको आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हो। कुछ लोग इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, कैपिटल ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। बट ऐसा आई मेंशन कि ये वाला जो इक्वेशन है, इसका आपको सिर्फ इतना ही सवाल आएगा एग्जाम में, अगर आया तो, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर्हेनियस इक्वेशन, या फिर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख के आपको स्लोप बताना रहेगा। ठीक है ना, तो स्लोप यहां पर आपका log a बन जाता है, सॉरी आपका EA बाई 2.303 बन जाता है ना, और log a आपका y ये बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको अपन, y इंटरसेप्ट। ठीक है, मेन आपका आता है, अगर आर्हेनियस इक्वेशन पे सवाल आ भी गया सपोज, तो वो आता है एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ये लास्ट पार्ट है आपके इसका फॉर्मूला लिस्ट का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, कि आप अपने को अप्लाई कैसे करने का इस इक्वेशन को, ध्यान से सुन लो। एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, अगेन इसमें मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान में रख लेना, शॉर्टकट मारने के लिए काम आ जाएगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेट बुक में कहीं नहीं है, एनसीईआरटी में जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें से डिराइव की जा सकती है स्टेटमेंट। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, क्या याद रखेंगे? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाओगे, यानी 30 डिग्री का 40 डिग्री कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है, अब इसका कोई ऐसा आपको थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है बेसिकली, बट ये काफ़ी एक ऑब्जर्व्ड क्राइटेरिया है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि भाई एक रिएक्शन था जो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, उसका रेट था R, और अभी वो रिएक्शन 35 पे हो रहा है, तो उसका रिएक्शन का रेट कितना होगा, तो आप सीधा डायरेक्टली जो डबल होगा वो आंसर आप मार्क कर लोगे। ये आप ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कैलकुलेशन करना है सच में, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R, EA upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2, where K1 K2 क्या है, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2 है, where K1 is rate constant at temperature T1 और K2 is rate constant at temperature T2। तो जो ऊपर इक्वेशन लिखा था उसी को मैंने अप्लाई करके यहाँ पर ये डिराइव कर लिया। आपको वो दो वैल्यूज देगा, जैसे आपको ये समझ में कैसे आएगा कि कहाँ लगाना है भाई इसको इक्वेशन को, तो पहली बात तो इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी दी रहेगी और आपको दो टेम्परेचर की वैल्यूज दी रहेगी कि इस टेम्परेचर पे इतना रेट है, तो अभी न्यू टेम्परेचर पे कितना रेट होगा या कितना फास्ट होगा रिएक्शन, ये बता दो, बस इतना वो आपको पूछेगा डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करके आंसर लाना है बच्चों। ठीक है, तो ये वो है फॉर्मूला लिस्ट आपके क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल्स वाले। एक आयोनिक इक्विलिब्रियम बचा है, वो मैं इसमें ऐड करके पीडीएफ डाल देता हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम अपन ने रिसेंटली लास्ट में किया था, तो वो तो डेफिनेटली सबको याद होगा। ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, वैसे एक बार आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये जो सारे फॉर्मूले हैं इनको आप साथ में जब एक बार बैठ के रिवाइज करोगे, वैसे अभी मैंने कुछ ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे आपको पूरे एक एक फॉर्मूले को रिवाइज करवाया है, लेकिन इसको पूरा गो थ्रू करने में आपको 20 या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर। जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग टुगेदर इन वन शॉट, राइट। तो ये जैसे आप जब सुबह जा रहे हो पेपर देने, तो एक बार आधा घंटा जैसे ट्रैवल कर रहे हो, तभी आप ये शीट एक बार लेके पूरी देख लेनी, ठीक है ना।